हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क है मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क है मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अफान राफिया बेगम से मिलने उनके घर आता है और खुरिया और हुरिया दोनों घर पर नहीं होती। तब अफ़ान राफ़िया बेगम से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुरिया की रुखसती करें। उस पर राफ़िया बेगम बोलती हैं कि रुखसती? तो अफ़ान बोलता है कि जी, निकाह के बाद रुखसती तो लाजमी है। और उनको ये भी बोलता है कि आप सब लोग भी इस्लामाबाद चलें, वो आपका अपना शहर है। उस पर राफ़िया बेगम बोलती हैं कि मैं खुरिया और हुरिया दोनों से बात करूँगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आतिश के घर में आग लगी होती है और घर में अक़दस के अलावा कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता। अक़दस घर में आग लगने की वजह से बेहोश हो जाती है और उसका पूरा चेहरा, पूरी जिस्म की बॉडी जल जाती है। आतिश वहाँ पर पहुँचता है और अक़दस को देखता है तो उसको बहुत शदीद वाला गुस्सा आ रहा होता है। जिसने भी ये सब किया है मेरी बीवी के साथ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब इससे आगे राफ़िया बेगम ने जैसे तैसे करके खुरिया और हुरिया को इस्लामाबाद आने पर राजी कर लिया था, जिस पर खुरिया उनसे सख्त नाराज हो गई थी। जबकि उसके बरक्स यहाँ आने के बाद हुरिया काफ़ी खामोश सी थी। उसको यहाँ आना भी था और नहीं भी। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। उसको यहाँ आने के बाद लग रहा था जैसे उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी अपनी सोचें थी और दूसरी तरफ राफ़िया बेगम, खुरिया और साहिर ये तीनों अपने नए घर में आते सेटिंग करने में मसरूफ थे। आपको लगता है कि मैं अफान को अपनाऊंगी, तो ये आपकी सोच है, आप अपने दिमाग से निकाल दें। काम से फारिग होने के बाद खुरिया ने काफ़ी संजीदगी से राफ़िया बेगम को देखकर कहा, तुम्हें मैं उसके साथ रुखसत कर दूंगी। मैं तुम्हारा और हूर का बोझ मजीद नहीं उठा सकती। राफ़िया बेगम ने कहा तो खुरिया को अपनी समातों पर यकीन न आया। अब आपको भी हमारा वजूद बोझ लगने लगा? खुरिया तल्ख मुस्कुराहट से पूछने लगी। जब बेटियों की शादी की उम्र हो जाए और घर में पड़ी रहे तो वालिदैन पर बोझ ही होती हैं। राफ़िया बेगम उसको देखे बगैर बोली। वो जानती थी अगर वो नरम पड़ी तो खुरिया अपनी जिद से कभी नहीं उतरेगी। आप मुझे अफान के साथ रुखसत करने पर तुली हुई हैं। वो अफान जो आपकी छोटी बेटी का मंगेतर था। खुरिया को समझ में नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसा करे। उसको हूर के मंगेतर की नज़र से देखना ख़त्म करो और अपने शोहर की नज़र से देखना शुरू करो। राफ़िया बेगम ने उसको टोक कर कहा। ऐसा मेरे इख्तियार में नहीं, हुरिया ने बताया। हूर, अम्मा की बात मान लो। अगर वो बचत हैं तो लाजमी उन्होंने अफान में ऐसी कोई बात देखी होगी जिस पर ये चाहती हैं कि तुम इसके साथ ज़िंदगी गुजारो। हुरिया उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेती बोली तो कुछ पल के लिए खुरिया खामोश हो गई थी। मुझ पर भरोसा रखो, अफान बहुत अच्छा इंसान है, राफ़िया बेगम ने उसको खामोश देखकर कहा। जैसा आपको मुनासिब लगे। वैसे भी यहाँ मेरी सुनने वाला बैठा कौन है? अपनी जगह से उठकर कहती वहाँ रुकी नहीं थी। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी वो। हुरिया ने राफ़िया बेगम को देखकर तसल्ली दिलवाने की खातिर कहा तो उन्होंने हंकार भरा। रिलैक्स। इशाल अस्पताल आती आतिश के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जो सुर्ख निगाहों से सामने दीवार को तक रहा था। वो मेरी दुश्मन की भीड़ चढ़ी है। आतिश गैर मायनी नुक्ते को घूरकर बोला। ऐसा होना था, इशाल ने कहा। वजह मैं बना, आतिश बुरजस्ता बोला। ऐसा होना था? वजह जो भी बनता, लेकिन ऐसा होना था। खुद को कसूरवार ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी जोजा के बजाय मैं भी हो सकती थी। इशान ने जैसे उसको इसके गेट से निकालने की कोशिश की। उसका पूरा चेहरा ख़राब हो गया है, आतिश ने बताया। प्लास्टिक सर्जरी से पहले जैसा हो जाएगा। मैं उसकी तस्वीर लाई हूँ, सर्जन को दिखा देना कि वो कैसी दिखती थी। बाकी बॉडी की भी सर्जरी हो सकती है, कोई बड़ा मसला नहीं। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में उसकी सांसों ने उसके साथ कोई दगाबाजी नहीं की। इशान ने सेल फोन की स्क्रीन उसके सामने करते हुए कहा तो आतिश ने अक़दस की मुस्कुराती तस्वीर को देखकर सख्ती से अपने जबड़े बींच लिए थे। जिसकी वजह से वो इस हाल में है ना, अगर मजीद उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आतिश काट भरे लहजे में बोला। आई नो यू। अगर उसको कुछ ना भी होगा तो भी आग लगाने वाली की खैर नहीं तुम्हारे हाथों। मैंने उस शख्स को तुम्हारे फार्म हाउस छोड़ दिया है, बाकी का काम तुम्हारा है। मैंने उस शख्स को तुम तक पहुंचा दिया था जो कारनामा अंजाम देने के बाद न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा था। ईशान ने संजीदगी से बताया तो आतिश ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। तुम्हें कैसे पता ये? आतिश ने संजीदगी से पूछा।
आफाक लुगारी या वर्दो लुगारी ने आना तो दूर की बात थी, एक कॉल करके भी उससे अकदस का हाल ना पूछा था। और एक उसकी बहन कम दुश्मन ज्यादा उसके साथ बैठी थी जिसको सारी बात पता थी। काफी बेतुका सवाल है। इंसान दो शख्सियत की हर चाल ढाल से बाखबर रहता है, उसकी हर छोटी से छोटी बात को अपनी नजरों के सामने रखता है। उन दो शख्सियतों में एक वो शख्सियत होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी पल पल खबर वो अपने पास रखता है, और दूसरा वो जो उसका दुश्मन होता है, उसकी हर बाजी पर वो नज़र जमाए बैठता है, जिससे नजरें हटाना ऐसा जैसे मौत को आवाज़ देकर बुलाना हुआ। तो ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे अंदर कोई और सवाल होगा। इशाल भी उसकी तरफ देखकर जवाबन बोली तो आतिश को उसके सवाल का जवाब मिल गया। मैं उसका दर्दनाक अंजाम लिखूंगा। आतिश हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से बीचकर बोला। मैं जानती हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए। वो तुम्हारे गले की हड्डी बन गया है, इशाल ने कहा। हड्डी नहीं, कांटा जो हर जगह फंस जाता है, लेकिन अब इस कांटे को मैं इसकी असल जगह बताऊंगा। आतिश ने पुरअज़म लहजे में कहा, लेकिन अब की इशाल की नज़र सामने की तरफ थी, जहाँ पूरी कज़न पलटन से लेकर बड़े लोगों तक सारे लोग अस्पताल में आए हुए थे। अस्पताल में इतने लोग अलाउ हैं? इशाल की हैरतकुन आवाज़ पर आतिश ने चौंक कर उसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो बेसाख्ता अपना सर हाथों में गिरा लिया था। अक़दस अप्पू कैसी हैं? सबसे पहले ज़ुहान ने बेकरारी से पूछा था, जिस पर आतिश वहाँ से उठकर चला गया था। वो इस वक्त तन्हाई चाहता था। सर्जरी हो गई, इशाल ने सब पर एक नज़र डाले बताया। तुम लोगों का फैमिली सिस्टम कैसा है? कोई भी आता है घर को आग लगाकर चला जाता है, किसी को खबर तक नहीं होती, और तुम लोग बाहर जाते हो कतार गार्ड्स की होती हैं, लेकिन क्या घर में ये सिक्योरिटी सिस्टम है? सुहान सब गुस्से की हालत में उसको देखकर बोला। उनके साथ आए असीर और फहाद तो खामोश थे, पर जोहान को पहले उनकी लापरवाही और फिर आतिश का ऐसे उठकर जाना सख्त तपा गया था। All this has happened suddenly. We had no inspiration. ज़ुहान जितने गुस्से में बोला था, इशाल ने उतना तहम्मुल मुजाहरे का इजहार किया था। जहां उसने कभी किसी की ऊंची आवाज़ तक ना सुनी थी, वहां वो आज ज़ुहान का गुस्सा बिला वजह खुद पर सहन कर रही थी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर एंगर विल डू नथिंग। सुहान ने माजरत ख्वाह नज़र से इशाल को देखकर सुहान से कहा। नो मॉम, आप मुझे बात करने दें। ज़ुहान इस वक्त किसी की भी सुनने को तैयार ना था। वो घर में अकेली थी और ये सब हो गया, ईशान ने बताया, और पहली बार कोई बात करते हुए उसको शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। वेयर वर यू ऑल डेड? ज़ुहान भड़क उठा था और इस बार इशाल को भी गुस्सा आया, लेकिन हाथों की मुट्ठियों को बीच कर उसने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया। एट द टाइम यू आर नॉट इन योर सेंस, इट विल बी बेटर इफ यू सिट ऑन वन प्लेस। इस वक्त तुम अपने हवासों में नहीं हो, बेहतर होगा अगर तुम एक जगह बैठ जाओ। इशाल उसको देखकर संजीदगी से बोली तो ज़ुहान इस तराबी हालत में अपने बालों में हाथ फेरने लगा। तू कहाँ जा रहा है? सिकंदर ने रयान को जाता देखा तो संजीदगी से पूछा। लाहौर में बहुत अंग्रेजी पढ़ ली है, लेकिन यहाँ इस वक्त इंग्लिश की क्लास लेने का कोई मूड नहीं। रयान ने भी संजीदगी से जवाबन कहा, पर सिकंदर को कुछ खास समझ नहीं आई थी इसकी बात। समझ तब आई जब ज़ुहान ने कहा, इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू अक़दस अप्पू, आई विल सेट योर एंटायर फैमिली ऑन फायर। हद करते हो जग्गू, यहाँ हमारा सांस खुश्क हुआ पड़ा है और तुम्हारे दिमाग में अभी तक ऐसी फजूल खुराफातें हैं। सिकंदर को जैसे यकीन न आया। मुझे बस एक बात समझ नहीं आती, लोग इमोशनल जब होते हैं या गुस्से में होते हैं तो अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? अब इन दोनों को देख लो। ऐसा फील हो रहा है जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट का वाइवा हो रहा है, और एक मैं हूँ जिसको इमोशनल सीन में और गुस्से की कैफियत में ठीक से कुछ बोला भी नहीं जाता। रायान ने सर झटक कर कहा तो सिकंदर बस कशमगीन निगाहों से उसको देखने लगा, लेकिन कहा कुछ नहीं। दूसरी तरफ इशाल बस खामोश निगाहों से ज़ुहान को देखने लगी, जो काफ़ी गुस्से में था। फिर सबको, जहाँ सबके चेहरे उतरे हुए थे, उनको देखकर वो उन सब की दिली हालत का अंदाज़ा लगा सकती थी। असीर, अक़दस। फहा नम नज़रों से असीर को देखने लगी, जो दीवार को देखे जा रहा था। अम्मा साईं, अक़दस अप्पू को कुछ भी नहीं होगा, अब परेशान न हो। फहा को अपने साथ लगाए माँ ने तसल्ली आमेज़ लहजे में उससे कहा। असीर अलबत्ता खामोश सा था। तुमने अच्छा नहीं किया इशाल के साथ ऐसे बात करके, उस बेचारी का क्या कसूर था? ईशा ने ज़ुहान को देखकर कहा। मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता।
जोहान के अंदर इशाल के लिए कोई भी एहसास नहीं जागा था। दूसरी तरफ इशाल जोहान के रवैये के बारे में सोच रही थी, जो काफी हद तक आमेज था। उसको याद था वो कभी एहतराम करना ना भूलता था, पर आज अपनी अकदस अप्पू के लिए जिस तरह उसने उससे बात की थी, ऐसे में वो काफी हर्ट हुई थी। लेकिन जोहान वो शख्स था जिससे बस उसने मोहब्बत की चाह रखी थी। आतिश दरवाजा खोलकर अपाक लुगारी के रूबरू खड़ा हुआ था, जिन्होंने होटल में अपनी बुकिंग करवाई थी। आज जो कुछ हुआ वो उस चीज का फायदा उठाना चाहते थे। घर के तमाम गार्ड्स को आपने कहाँ गायब किया था और अकदर से आपकी क्या दुश्मनी थी जो बस उसको घर में अकेला छोड़ दिया? आपको पता था आपको ये सब होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने कोई भी रिएक्शन लेने के बजाय, मुझे बताने के बजाय ये सब होने दिया। मैं पूछता हूँ क्यों? आतिश उनके सामने खड़ा होता धाड़ कर पूछने लगा, अपनी टोन संभालो। आफाक लुगारी ने तुम्बिया करती नजर से उसको देखा। हर चीज में नफा नुकसान नहीं देखा करें, हर चीज को सियासत ना बनाया करें। अगर मेरी जोजे को कुछ हो जाता तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आतिश लुगारी क्या करता। आतिश उनकी बात पर मजीद ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? पीएम बनने के बावजूद भी तुम्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं? हमारी पार्टी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, और आज जो हमला हमने अपने घर पर होने दिया, तुम्हें अंदाजा है उससे हमें कितना फायदा होने वाला है? पूरी मीडिया चीख चीख कर बोल रही है कि हमारे खिलाफ सोची समझी साजिश की गई है और हम इस खबर से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यूँ समझो सियासत में हमारे कदम मजबूती से जम गए हैं। और अगर बात की जाए तुम्हारी बीवी की, तो वो सेफ है, तो अभी रिलैक्स रहो। आफाक लुगारी की बात ने उसके दिमाग घुमाकर रख दिया था। मेरे साथ दुश्मनी उस कमीने सज्जाद ने नहीं, बल्कि असल में आपने निभाई है डैड। मुझे तो आपसे घिन आ रही है। अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए आपने मेरी बीवी की जान दांव पर लगाई। आतिश सोच सोच कर पागल होने के दर पर था। तुम उसका पूरा चेहरा खराब हो गया है डैड, और चेहरा यूं नहीं जलता। मैं नहीं था उसके पास, कोई भी नहीं था उसके पास। आग यूं ही अचानक से भड़क ना उठी होगी। आग आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को अपनी लपेट में लिया होगा, और इतने वक्त में वो अपनी मदद के लिए भागी होगी, चीखी होगी, मुझे आवाज दी होगी, तड़प रही होगी। जाने कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा उसको। आपको इस बात की परवाह नहीं, अगर है तो बस के कोई और पार्टी हमसे जीत ना जाए, पाकिस्तान पर हुकूमत कोई और न कर ले। आपकी जिंदगी सारी तो बस वोट और नोट के गिर्द गुजरती है। लेकिन मेरा सांस रुक रहा है एक ख्याल के, जब थोड़ी आग में इतनी तकलीफ होती है तो आज उसको कितनी तकलीफ सहनी पड़ी होगी। मुलाजमिन गार्ड्स को बचा लिया, क्यों? क्योंकि गवाही जो दिलवानी थी आपको, लेकिन मेरी बीवी को अंदर जलने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसके बाप ने आपकी बात ना मानी थी। वो आपकी पार्टी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। उसकी माँ सीएसएस कमिश्नर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, और जवाब में आपने उसकी जान को सस्ता करार दे दिया। आफाक लुगारी कुछ कहने वाला था, उससे पहले आतिश पास पड़ी कुर्सी को ठोकर मारता चीख पड़ा था। आग मैंने नहीं लगाई थी। आफाक लुगारी को उसका पागल होना समझ नहीं आया। आग लगने वाली है, कोई ऐसा करने वाला है, आपको ये बात पता भी थी तो आपने कुछ नहीं किया। अरे ना करते आप कुछ भी, लेकिन अपनी इस सियासत में मेरी बीवी को इन्वॉल्व क्यों किया? उसकी जान क्या बेमौल थी? वो कोई लवारिस है आपकी नज़र में, जो उसको घर में अकेला छोड़कर इंतजार करने लगे कि घर में कब आग लगती है, और कब आप रोती धोती शक्ल मीडिया के सामने खड़े होते हुए बताएंगे कि ये हाल हुआ है आपके घर का। आतिश का पूरा चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। अगर सामने खड़ा शख्स उसका बाप ना होता तो अब तक वो जाने क्या कर चुका होता। लगता है दवाई नहीं ली तुमने। गुस्सा ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आफाक लुगारी ने उसको पुरसुकून करने की खातिर कहा, लेकिन आतिश ने उनका हाथ झटक दिया। आपके और मॉम के इस लापरवाह बिहेव ने मुझे जहनी मरीज बना दिया है। यहाँ मैं बात एक कर रहा हूँ और आप पर कोई असर नहीं हो रहा, कोई नदाबंद महसूस नहीं हो रही। आतिश अपने बालों में हाथ फेर कर कहता यहाँ से वहां टहलने लगा। उसके अंग अंग में बेचैनी की लहर थी। अपना वजूद उसको आग में झुलसता महसूस हो रहा था। पानी पियो। आफाक लुगारी ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाए कहा। वो जैसे भी करके उसको पुरसुकून करना चाहते थे। भाड़ में गया आपका पानी और आपकी ये सियासत। अब इस्तीफा ना दूं तो आप कहना। आतिश कटीली नजर उनको देखकर कहता, जिस तेज तूफान की तरह आया था वैसे चला भी गया। पीछे आफाक लुगारी हक तक से रह गए थे। प्राइम मिनिस्टर बना फिरता है, बीवी का तो ख्याल नहीं रख पाया, अब मुल्क संभालेगा। जोहान हाथों की मुट्ठियों को बीच कर बोला, हानी हमें पता है कि तू बचपन से अक्सर सबको से बहुत अटैच है, पर यार अब तुम अपना टेम्पर क्यों लूज कर रहा है? रिलैक्स रहे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रायन ने उसको देखकर तसल्ली आमेज लहजे में कहा।
सिकंदर जब उठकर रोती हुई माँ के पास जाकर बैठ गया। रोने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए दुआ करो कि जल्दी से सेहतयाब हो जाए। अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाए सिकंदर ने कहा तो वो सूसू करती उसको देखने लगी। वो माँ की बहन है, आपको क्या लगता है माँ उनके लिए दुआ नहीं करेगी? माँ उसको देखकर बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि रो नहीं, तुम्हारे रोने से मामू जान और मामी जान मजीद परेशानी का शिकार हो रहे हैं। सिकंदर ने कहा तो उसकी बात पर महा उन दोनों को देखने लगी। जहाँ फहा तो रो रही थी, लेकिन असीर जब से आया था एक लफ्ज तक नहीं बोला था। बाबा साहिब बहुत परेशान हैं। महा असीर को देखकर बोली, जानता हूँ, मोम अक्सर बताती थी कि वो अब्दुल सप्पो से बहुत प्यार करते हैं। सिकंदर ने उसकी बात के जवाब में कहा, Congratulations to all of you. The surgery was successful. डॉक्टर ने आकर उन सबको देखकर प्रोफेशनल अंदाज में बताया तो वो जो खामोश बैठे किसी अच्छी खबर के इंतजार में थे, बेसाख्ता उन सब ने शुक्र अदा किया था। क्या हम मिल सकते हैं? फहा ने बेकरारी से पूछा। नहीं, अभी नहीं, डॉक्टर ने कहा तो उसका चेहरा थोड़ा बुझ गया था। बाबा साईं अब तो मुस्कुराए। महा असीर के साथ लगती बोली तो उसने उसका माथे पर बोसा लिया। हम ठीक हैं, आप उदास ना हो। असीर ने कहा तो वो मुस्कुरा भी ना पाई थी। तुम्हें इशाद से माफ़ी मांगनी चाहिए, काफ़ी मिसबिहेव किया है तुमने सुबह से उसके साथ। ईशा ने जोहान को देखकर कहा तो जोहान अपने तरफ देखने लगा जहां इशाल उसको नजर न आई। तुम्हारी बदतमीजी के बाद वो यहाँ से चली गई थी। ईशा ने उसकी नज़रों को भांपकर बताया तो जोहान को शर्मिंदगी का एहसास शिद्दत से हुआ था, लेकिन एक ख्याल के तहत वो साइड पर होता सेलफोन जेब से निकाले उसका नंबर डायल किया। आज पहली बार वो खुद से उसको कॉल कर रहा था। हेलो, कहाँ हो? दूसरी तरफ जैसे ही कॉल रिसीव हुई जोहान ने कहा, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। ईशान ने काफ़ी बेरुखी का मुजाहरा किया। मुझे तुमसे बात करनी है, जोहान ने कहा। सुबह कोई कसर रह गई थी क्या? अगर रह गई थी तो पूरी कर दो। इशाल का लहजा तंज़ से भरपूर था। इशाल, वो अपने लिए कफन खरीद लिया है, तुम बस बता दो आग लगाने कब आ रहे हो? जोहान उसे कुछ कहने लगा, जब इशाल उसकी बात दरमियान में काट कर बोली तो जोहान ने लब बीचे। सॉरी, जोहान ने कहा, अचार नहीं डालना मुझे तुम्हारे सॉरी का। इशाल नहुसत से सर झटक कर बोली, मैं काफ़ी रूड हो गया था, मुझे वाकई में उसका अफसोस हो रहा है। जोहान ने कहा तो जाने क्यों इशाल की आंख से आंसू पिछला था, जिसको बेदर्दी से उसने साफ किया था। इशाल, उसको खामोश देखकर जोहान ने उसको आवाज़ दी, तुम बहुत बुरे हो, जैसा मैंने तुम्हें सोचा था तुम वैसे नहीं हो। इशाल का दिल भर आया और उसकी भराई हुई आवाज़ को वो अच्छे से महसूस कर गया था, जिस पर उसको शदीद पछतावा हुआ। तुम रो रही हो? जोहान ने कहा। नहीं तो मैं गला फाड़कर ठेका लगा रही हूँ। इशाल ने उसकी बात के जवाब में तंजिया कहा, मैं अपनी अब्दुल सप्पो से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से वो मुझे अपने इखलाक की वजह से बहुत पसंद है। मुझे उनमें मॉम की झलक नज़र आती है, बावकार मजबूत शख्सियत की। मेरी कोई बहन नहीं थी, उनके होते हुए किसी और बहन की ज़रूरत पड़ी भी न थी। उन्होंने मुझे बड़ी बहनों का प्यार दिया था और जब मुझे पता चला कि उनके साथ यह हादसा पेश आया तो मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया था। मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गया था, लेकिन मैं शदीद घबरा गया था। जोहान ने उसको वजाहत देते हुए कहा तो इशाल खामोशी से उसकी सुनती रही। मैं जानती हूँ मेरी तुम्हारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, ये पता था, पर आज एहसास शिद्दत से हुआ। और डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से आज़ाद करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती वाला रिश्ता कायम नहीं करना। बिकॉज टुडे आई फेल्ट के जिस चीज़ की आस लेकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती थी, मेरी वो आस हसरत बनकर रहेगी। ईशान ने कहा तो जोहान को समझ में नहीं आया कि वो कैसे उसको समझाए। अगर थोड़ा भी उसको अंदाज़ा होता कि वो उसकी बात पर यूँ इतना हर्ट होगी तो शायद वो कभी उससे ऐसे बात ना करता। मुझसे मिल सकती हो? जोहान ने कुछ सोचकर कहा। मुझे तुमसे नहीं मिलना, बल्कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इशाल उसकी बात पर चिड़चिड़ेपन से बोली। इशाल प्लीज़। जोहान ने कहा तो उसका ऐसा अंदाज देखकर इशाल ने अपनी आंखों को मींच लिया था। उसके दिल ने एतराफ़ किया जैसे वो जिसको चाहती है वो कमबख्त काफ़ी जालिम और अपनी बातों से दिल मोह लेने वाला है। अपनी बातों से, अपने लहजे से आज तुम मुझे मार चुके हो। मुबारक हो, तुम्हें किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इशाल ने कहा तो जोहान मज़ीद शर्मिंदा होकर रह गया था।
तुम आज जिस अंदाज में बात कर रही हो ये तुम्हारी शख्सियत का खासा नहीं है इशाल लुगारी, तुम पटाखा अंदाज में जचती हो। सुहान ने नरमी से कहा तो उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। और जिस लहजे में आज तुमने मुझको सबके सामने मुखातिब किया वो अंदाज वो लहजा भी तुम्हारी शख्सियत का खासा नहीं। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो ट्रस्ट में इशाल लुगारी तुम्हें जान से मार देगी। इशाल ने उसकी बात पर कहा तो जुहान जाने क्यों मुस्कुराया। तुम एक बात क्लियर कर लो, जुहान ने कहा। क्या? इशाल जानना पाई। तुम्हें मेरे लहजे ने तकलीफ दी या सबके सामने मैंने जिस तरह से तुमसे बात की उस बात ने तुम्हें हर्ट किया? जुहान ने पूछा तो उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर एक गहरा सांस भरा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसे लहजे की आदी हूँ, मैं बस इतना कहूँगी कि आई लव यू। मुझे नहीं पता मुझे तुम कब कैसे क्यों पसंद आए, और मैं बस इतना कहूँगी कि अगर तुम मुझे प्यार से बात नहीं कर सकते तो खुदारा यूं तज़ील भी मत किया करो। इशाल ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए उससे कहा। मैं सॉरी बोल चुका हूँ, जुहान ने कहा। यकीन करो एक लफ्ज़ सॉरी किसी की तकलीफ को कम नहीं कर सकता। ये लफ्ज़ एक रस्म है जिसको इंसान अपना गिल्ट कम करने के लिए निभाता है। इशाल उसके बात पर तल्ख मुस्कुराहट से बोली तो आज उसकी गहरी बातों को सुनकर जोहान हैरान भी ना हो पाया। वो बस इस वक्त अपने अमल पर नदामत था। उसको एहसास हुआ जैसे वो आज इशाल से ज़्यादा ज्यादती कर गया था। हॉस्पिटल वापस आ जाओ, पास जो कैफ़े है ना वहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जोहान ने उसकी बात को इग्नोर करके बात को बदलना ज़रूरी समझा। मैं आती हूँ, इशाल ने कहा। आई एम वेटिंग, जोहान ने कहा तो इशाल ने कॉल ड्रॉप कर दी। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।